नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 2,70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक दर्दनाक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर भाजपा में खलबली मच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने रुपया मार्गदर्शन मंडल में पहुंचा और बेबस लोग बेबस सरकार का नारा दिया है। वहीं बिहार में कांग्रेस नेता ने सीएम नीतीश और तेजस्वी को खुली चुनौती दे दी है। क्या कुछ है इस खबर में आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन इससे पहले दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि लॉकडाउन को इसी तरीके से बढ़ा देना इस समस्या का हल है? कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया है। सरकार ने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, लेकिन इस बार काफी रियायत भी दी गई है। एक तरह से देश लॉकडाउन खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। 3 चरणों में लॉकडाउन खोलने का प्लान है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। यह गाइडलाइन 1 जून से 30 जून के लिए जारी रहेंगी। तो अनलॉक 1 में आपको क्या क्या छूट मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह की पास की जरूरत नहीं होगी। अब आप बिना पास के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। वहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट भी खोल दिया जाएगा। नए दिशा निर्देश के अनुसार देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। अब अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला करेगी। राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है, यानी कुछ ही दिनों में राज्य सरकार स्कूल खोलने पर अपनी गाइडलाइन जारी करेंगी। अनलॉक 1 में 3 फेज होंगे। आइए पहले फेज के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें, 8 जून के बाद धार्मिक स्थल और इबादत की जगह खोल दी जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज खोल दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल आदि सब खोल दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके। फेज 2 में राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकार संस्थानों से जुड़े लोग और बच्चों के माता पिता से बात करने के बाद ही ली जाएगी। राज्य सरकार से फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी करेगा। वहीं फेज 3 में परिस्थितियों को आकलन करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। फेज 3 में इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इन जैसी जगहों और बाकी बड़े जश्न पर फैसला हालातों का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 6 साल पर 32,868 बैंक फ्रॉड का आरोप लगा दिया है और आम लोगों के 2,70,000 करोड़ रुपए डुबाने का भी आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और शासन के 6 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को वहां मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड हुए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड हुए हैं, जिनमें आम आदमी के 2,70,000 करोड़ रुपए थे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि एक तरफ बैंकों की सेहत खराब हो रही है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार घोटालेबाजों का लोन बट्टे खाते में डाल रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार के 6 साल में बैंकों की दबाव वाली संपत्ति 16,50,000 करोड़ तक पहुंच गई है और एनपीए 423% बढ़ गया है। मोदी सरकार ने 6 साल में बैंक धोखाधड़ी करने वालों के 6,66,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्यजनक खुलासा 24 अप्रैल 2020 को आरटीआई के तहत मिले जवाब में हुआ। कोविड-19 संकट के बीच मोदी सरकार ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जतिन मेहता, विजय माल्या जैसे घोटालेबाजों के 68,607 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। केसी वेणुगोपाल ने जीडीपी के गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार में जीडीपी का अर्थ हो गया है ग्रॉसली डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। आजादी के बाद से जीडीपी ग्रोथ सबसे निचले स्तर पर है। अधिकतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निगेटिव जीडीपी ग्रोथ की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि
मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी दर 27% तक पहुंच गई है। 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे अधिक हो गई है। कोविड के बाद भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 27% हो गई है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक दर्दनाक वीडियो शेयर किया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक दर्दनाक वीडियो साझा किया है। वीडियो के साथ ही उन्होंने महिला के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। कांग्रेस सांसद ने लिखा है कि वीडियो में महिला के खिलाफ जो हिंसा दिख रही है वो कोई एकलौता मामला नहीं है, यह एक अभिव्यक्ति है जिसका कई भारतीय महिलाओं को सामना करना है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंसा कई रूप में होती है और यह एक संस्कृति द्वारा कायम है। वीडियो में कुछ लोग एक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है यह साफ नहीं हो पाया है। जिस वक्त लोग महिला की पिटाई कर रहे थे उसी दौरान वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो तमाशबीन बनकर वहाँ खड़े थे। उन्होंने ना तो महिला को बचाने की कोशिश की और न ही उन पुरुषों को रोका। एक शख्स तो महिला को डंडे से भी पीटते हुए नजर आ रहा है। बारी बारी से कई लोग उसकी पिटाई करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी सोशल वीडियो पर काफी एक्टिव रहते हैं और वे अक्सर वीडियो और ट्वीट के जरिए लोगों के दर्द को साझा करते हैं। हाल ही में उन्होंने प्रवासी मजदूरों के एक वीडियो को साझा किया था। उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर में प्रवासी मजदूर कितने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और कैसे वे अपने घर को पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने निशाना साध दिया है। जी आपको बता दें, केंद्र की सत्ता में काबिज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने शनिवार को विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर रही है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शासन के स्तर पर खराब रहा। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर काफी नुकसान हुआ, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह सरकार नीतियों की कमी और नाकामियों का स्मारक है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को यह दावा किया कि पिछला साल देश के लिए काफी निराशा, कुप्रबंधन और असीम पीड़ा देने वाला रहा है। पार्टी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर बेबस लोग बेरहम सरकार का नारा दिया है और सरकार की विफलताओं की 16 सूत्री सूची जारी की है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि भारी निराशा, आपराधिक कुप्रबंधन और असीम पीड़ा का साल 7वें साल की शुरुआत में भारत एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा है जहां देश के नागरिक सरकार द्वारा दिए गए अनगिनत घाव व निष्ठुर असंवेदनशीलता की पीड़ा सहने को मजबूर है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6 सालों में देश में भड़काव की राजनीति व झूठे शोरगुल की पराकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज की पहचान बन गई है। दुर्भाग्यवश भड़काव के इस आबंडर ने मोदी सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तो पूरा किया है, परंतु देश को भारी सामाजिक व आर्थिक क्षति पहुंचाई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि ढोल नगाड़े बजाकर बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई यह सरकार देश को सामान्य रूप से चलाने की एक छोटी सी उम्मीद भी पूरा करने में विफल रही है तथा उपलब्धि के नाम पर शून्य साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित त्रासदियों से देश पिछले कुछ वर्षों से जूझ रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को शपथ ली थी। रुपए को लेकर कांग्रेस के नेता ने कहा कि रुपया मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गया है। पीएम मोदी ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो रुपया डॉलर के मुकाबले 40 रुपए पर नजर आएगा, लेकिन मोदी सरकार के 6 साल में भारतीय रुपया एशिया की सबसे प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। 30 मई तक रुपया डॉलर के मुकाबले 75 रुपए प्रति डॉलर पर था। कोरोना वायरस राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस ने कहा कि कोरोना राहत पैकेज कम होकर सिर्फ जुमला पैकेज रह गया है। मोदी कोरोना राहत पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को जीडीपी का 10% बताया था, जबकि यह सिर्फ जीडीपी का 0.83% ही है। 60 दिन से ज्यादा समय से राहत का इंतजार कर रहे देश के लिए यह बहुत ही असंवेदनशील और निर्दयी घोषणा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस नेता ने सीएम नीतीश और तेजस्वी को खुली चुनौती दे दी है। जी आपको बता दें, एक तरफ कोरोना का बढ़ता कहर तो वहीं दूसरी बिहार की राजनीति में धीरे धीरे सुबुगाहट शुरू हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं शुक्रवार को दिन भर राजद का गोपालगंज के मुद्दे पर सत्ता की घेराबंदी राजनीतिक गलियारे में छाई रही। वहीं आज कांग्रेस नेता की तरफ से पटना के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पार्टी के नेता संजीव कुमार सिंह को बिहार का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया गया है। पोस्टर में नेता का नाम संजीव कुमार सिंह लिखा गया, जो कि खुद को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं। पोस्टर पर एक फोन नंबर भी लिखा गया है। पोस्टर में लोगों से अपील की गई
गई है कि इन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए रखिए और कांग्रेस पार्टी को जिताए। वहीं दूसरी बड़ी खबर केरल में मानसून को लेकर आ रही है। आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के उलट मानसून शनिवार को केरल के तट से टकराया है। निजी एजेंसी स्काईमेट ने इस बात का दावा किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून 1 जून को केरल तट से टकराएगा, लेकिन अब 2 दिन पहले ही इसकी आ जाने की खबर है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। स्काईमेट वेदर के सीईओ जतिन सिंह ने कहा कि केरल के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की घोषणा करने के लिए बारिश, हवा की गति जैसी सभी स्थितियों की निगरानी पूरी तरीके से की गई है। केरल के तट से मानसून के टकराने के बाद देश में 4 महीने की बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। देश में जून से सितंबर के बीच 75% बारिश होती है। मौसम विभाग ने अप्रैल में कहा था कि इस बार मानसून औसत ही रहने वाला है। विभाग के मुताबिक 96 से 100% बारिश को सामान्य मानसून कहा जाता है। पिछले साल यह 8 दिन की देरी से 8 जून को केरल के समुद्र तट से टकराया था। भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। अच्छा मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कोरोना वायरस के कहर के भारत समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी है। अब मानसून की झमाझम बारिश देश में मंदी की मार को दूर करने में कारगर साबित हो सकती है। कृषि प्रधान देश भारत में मानसून सामान्य रहने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भारत में ज्यादातर किसान खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर सबसे पहले केरल में दस्तक देने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में हर साल जून से लेकर सितंबर तक 4 महीनों तक रहता है। इसके बाद अलग अलग वक्त पर यह देश की अलग अलग जगहों पर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ श्रम मंत्री का नाम बताने में फंसे बीजेपी प्रवक्ता को बॉलीवुड एक्टर ने उड़ाया मजाक। जी आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर केआरके और कमाल आर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में केआरके ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का मजाक उड़ाया है। केआरके ने वीडियो शेयर कर लिखा है, हाहा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को यह नहीं पता है कि देश का श्रम मंत्री कौन है। यह सच में मजाक है। बीजेपी को तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। दरअसल हाल ही में टीवी के एक डिबेट शो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान गौरव भाटिया श्रम मंत्री का नाम बताने में लड़खड़ा गए। कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा बार बार श्रम मंत्री का नाम पूछने पर वे इसे टालते नजर आए। हालांकि कुछ देर बाद बीजेपी प्रवक्ता ने श्रम मंत्री का नाम संतोष गंगवार बताया, लेकिन इस बात को लेकर रोहन गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें गूगल से अपने श्रम मंत्री का नाम ढूंढा है। डिबेट शो में हुए इस वाक्यों का वीडियो केआरके ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। गौरतलब है कि फिल्म क्रिटिक और एक्टर केआरके मोदी सरकार की नीतियों का सोशल मीडिया पर मुखर रूप से विरोध करते नजर आते हैं। वहीं वो तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी बड़ी बेबाकी से रखते हैं, जिस वजह से कई बार वो ट्विटर पर ट्रोलिंग का शिकार भी हो जाते हैं।